In the last lecture, we discussed legislative relations, the three list system, and the distribution of power between the center and the states. We understood that state list subjects normally belong to the states. But अब एक important question आ जाता है कि अगर power clearly divided है तो कैसे parliament कभी-कभी state list के subject पे कानून बना देती है. So these are the topics which we are going to cover in this video. सो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन हमने क्या देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. बट जब एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट होता है तो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस बताए गए हैं जिस समय पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट मैटर के ऊपर कानून बना सकती है. तो वो कौन से 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सबसे पहले हम उसको देखना शुरू करेंगे. तो पहला सिचुएशन में बोला जा रहा है दैट व्हेन राज्यसभा पासेस ए रेजुलेशन. जब राज्यसभा एक रेजुलेशन पेश करती है और कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट मैटर, और वो पर्टिकुलर रेजुलेशन अगर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा पास हो जाता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सके. ठीक है, तो इस तरीके से जब रेजुलेशन पास हो गया और पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी आ गई कि इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है और पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, तो सवाल ये आ जाता है कि उस कानून की वैलिडिटी क्या रहेगी, कितने समय तक के लिए वो वैलिड रहेगा. तो 1 साल के लिए वो कानून जो है वो वैलिड रहता है. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लेते हैं कि आज एक लॉ जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 249. ठीक है, जो राज्यसभा लॉ पास करती है, रेजुलेशन लाती है, वो रेजुलेशन ला पाती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, राज्यसभा ने वो रेजुलेशन लाया, 2/3 मेजोरिटी जो है मिल जाती है और पार्लियामेंट जो है कानून बना देता है, पास हो जाता है आज के दिन. तो नेक्स्ट 1 ईयर तक वो कानून जो है वो वैलिड रहेगा. 1 साल खत्म होने से पहले अगर पार्लियामेंट उस कानून को रिन्यू कर देगी तो अगेन 1 साल की वैलिडिटी जो है उस पर्टिकुलर कानून को मिल जाती है. ठीक है, बट मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर जो है वो खत्म हो गया और उस समय उस कानून को रिन्यू नहीं किया गया, तो क्या उस कानून का इम्पैक्ट जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा? तो जी नहीं. नेक्स्ट 6 मंथ्स जो रहेंगे वो इम्पैक्टफुल रहेंगे रिगार्डिंग दैट लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट मैटर. ठीक है, तो आपको ये बात जो है वो याद रखना है कि इसे रिन्यू किया जा सकता है, कितनी भी बार पार्लियामेंट जो है रिन्यू कर सकती है, बट एक बार में 1 साल के लिए ही रिन्यू किया जाएगा. और अगर रिन्यू नहीं किया गया है और 1 साल जो टाइम है वो खत्म हो गया है, यानी 1 साल यहाँ पे हुआ, दूसरा साल यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे अगर रिन्यू नहीं किया गया है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक जो वो रेजुलेशन है वो वैलिड रहेगा. और अगले 6 महीने में अगर उसको वो रिन्यू नहीं किया गया है तो वो जो रेजुलेशन पास किया गया था, वो जो लॉ बनाया गया था, वो वहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी. तो अब नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि जब पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट कर दिया है स्टेट मैटर पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर भी उसी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है? तो जी हाँ, वो कानून बना सकती है. ये बात आपको ध्यान से समझना है बिकॉज यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ लिए जाते हैं. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जब आर्टिकल नंबर 249 को यूज करके रेजुलेशन जो है पास किया गया राज्यसभा के द्वारा और ये डिसाइड कर लिया गया कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेट मैटर पे पार्लियामेंट जो है कानून बनाएगी, तो उस समय स्टेट लेजिस्लेचर भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है. बट दोनों ने अगर कानून बना दिया तो क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा. तो इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी क्या होगा कि पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ जो है वो नीचे हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी. ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हो. सो कोर क्या एसेंस याद रखना है आपको विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 249? आपको कोर एसेंस ये याद रखना है आर्टिकल नंबर 249 का कि इसे तब यूज किया जाता है जब जो मैटर है वो प्योरली स्टेट लिस्ट में फॉल होता है. ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन की जब जरूरत होगी तब
उस समय पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कानून पास करेगी। ठीक है, नेशनल कोऑर्डिनेशन। इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा किसी एपिडेमिक की। ठीक है, जिस तरीके से कोरोना आया था, अगर वैसा ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो क्या होगा कि पब्लिक हेल्थ जो टॉपिक है, पब्लिक हेल्थ, ये टॉपिक जो है वो एंट्री 6 में फॉल होता है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो अगर कोई डेंजरस एपिडेमिक स्प्रेड हो जाता है और कुछ स्टेट्स जो हैं वो लॉ बना देते हैं कि फ्री मूवमेंट जो है वो अलाउड है, और कुछ स्टेट जो हैं वो लॉ बना देते हैं कि नहीं, फ्री मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसे में क्या होगा कि पूरे देश में एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो उस समय राज्यसभा जो है एक रेजुलेशन लाएगी बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 249 और कहेगी कि नेशनल इंटरेस्ट में एक यूनिफॉर्म लॉ जो है थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए, ताकि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस डेंजरस एपिडेमिक वो खत्म किया जा सके। ठीक है, एंड पार्लियामेंट जो है वो रेजुलेशन ला के पब्लिक हेल्थ के मैटर पे लॉ जो है वो बना सकती है, जब वो रेजुलेशन राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाएगा विद 2/3 मेजोरिटी। और जब पार्लियामेंट वो लॉ बना देगी तो पूरे देश में वो लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा, और वहां पे क्या बोला जाएगा कि नेशनल इंटरेस्ट में इस चीज की आवश्यकता थी, बिकॉज एपिडेमिक है, और एपिडेमिक है तो देश की सुरक्षा जो है वो जरूरी हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट लॉज बना के रखेंगे तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसा डिसीजन लेती है, ऐसा लॉ जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर वो पास करती है। आई होप कि आपको अब क्लियर आइडिया हो गया होगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो सेकेंड कंडीशन क्या है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल नंबर 352 जब एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ऑपरेशन में आ जाता है, तब आर्टिकल नंबर 250 में कहा गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा भारत में, उस समय पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि पार्लियामेंट उन सारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन पास कर सकती है, कानून बना सकती है जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में फॉल होते हैं। ठीक है, और ऐसे जो लॉज हैं वो इन ऑपरेटिव हो जाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ इमरजेंसी। यानी आज जो है कानून पास किया गया ऑन स्टेट लिस्ट मैटर बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी जो है जब खत्म होगी, जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के बाद वो जो लॉ बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा ऑन दैट स्टेट लिस्ट मैटर, वो लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल ये आ जाता है कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उसके ऊपर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकते हैं क्या? तो जी हाँ, कानून बना सकते हैं। अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है, बट अगेन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं बिकॉज ये पॉइंट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और यहीं से क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। दैट्स वाई प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन ओवर हियर। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, थर्ड कंडीशन। सो जब दो या दो से अधिक स्टेट जो हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर में रेजुलेशन पास करते हैं और ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट मैटर पे जो स्टेट लिस्ट में फॉल हो रहा है उसके ऊपर पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बना दे, तो आर्टिकल नंबर 252 को यूज करते हुए पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट मैटर के ऊपर कानून बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल दोज मैटर्स विच are requested by states, by two or more states by passing resolution in state legislature।
ठीक है। एंड ये जो लॉज पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ये उन सारे स्टेट्स पे लागू होते हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट किया है पार्लियामेंट से कि हमारे लिए इस पर्टिकुलर स्टेट मैटर पे आप जो हैं कानून बना दें। ठीक है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। एंड एक बार जब कानून पार्लियामेंट बना देती है और दूसरे स्टेट्स को लगता है कि हमें भी ये जो कानून है वो एडप्ट कर लेना चाहिए, तो दूसरे स्टेट जो हैं वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में रेजुलेशन जो है पास करवाएंगे कि हम इस पर्टिकुलर लॉ को एडप्ट करना चाहते हैं, और वो रेजुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो जाएगा तो वो लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है उसको वो भी एडप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जब भी पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे लॉज पास किए जाते हैं तो उसमें अमेंडमेंट या फिर उसको खत्म करने का अधिकार जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास आ जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस कानून के साथ फिर अमेंडमेंट यानी उसके अंदर कुछ बदलाव या उस कानून को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसका इफेक्ट क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट मैटर को सरेंडर कर देता है पार्लियामेंट को, और लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट के पास आ जाती है। दैट्स वाई जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उस पर्टिकुलर कानून के साथ कोई छेड़छाड़ आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है इस तरीके से बनाया गया था, यानी जब दो या दो से अधिक स्टेट जो हैं मिलकर रिक्वेस्ट किए पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 252 को यूज करते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो बनाया और स्टेट्स ने उसे एडप्ट किया। उसी प्रकार से वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 जो है वो भी पास किया गया है। अब आ जाता है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है हमारे देश का दूसरे देश के साथ या दूसरे देशों के साथ, तो उसके एग्रीमेंट को जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो वहां पे अगर ये प्रतीत होता है कि नहीं स्टेट सब्जेक्ट में जो मैटर्स हैं उसके ऊपर कानून जो है पार्लियामेंट को बनाना जरूरी हो जाता है, तो पार्लियामेंट जो है ऐसे कंडीशन में भी कानून बनाती है स्टेट मैटर्स के ऊपर। ठीक है, सो ये अधिकार किस वजह से मिल जाता है पार्लियामेंट को, तो आर्टिकल नंबर 253 की वजह से। आर्टिकल नंबर 253 को यूज करते हुए पार्लियामेंट ये कहती है कि स्टेट लिस्ट मैटर में ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम कानून बना रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है, पर्पस क्या है, क्यों ये पावर जो है पार्लियामेंट को दिया गया है, ताकि पार्लियामेंट जो है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए। अगर हमने कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कानून जो है वो भी होना चाहिए, और एक यूनिफॉर्म कानून जो है वो बन के आए। दैट्स वाई पार्लियामेंट को ये पावर जो है आर्टिकल नंबर 253 से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 को देखें, तो जिनेवा कन्वेंशन जो है वो 1949 में पास किया गया था, वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ उसके बाद। और जिनेवा कन्वेंशन का एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है, इवन इन वार ह्यूमैनिटी मस्ट कंटिन्यू, यानी वार के समय भी इंसानियत जो है उसको जिंदा रखना है। और जिनेवा कन्वेंशन को हमने जब एक्सेप्ट किया तो हमने जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून जो है अपने देश में बनाया और इसको हमने एडप्ट किया। ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन में 4 बेसिक रूल कहा गया है। पहला रूल ये कहता है दैट wounded सोल्जर ऑन लैंड मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमैनली एंड गिवन मेडिकल केयर, यानी थल सेना जो है जमीन पे जो सेना लड़ रही है वो अगर घायल हुए हैं तो उनको इंसानों की तरह ही ट्रीटमेंट करना है, उनके साथ इंसानों की तरह ही ट्रीटमेंट करना है और उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है। तो दूसरा कंडीशन ये कहता है कि कोई सैनिक अगर पानी में भी घायल हुआ है तो उसे भी सेम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो कि जमीन पे घायल सैनिक को मिलता है। ठीक है, थर्ड, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं उनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, उनको प्रॉपर फूड जो है वो मिलना चाहिए, उनको शेल्टर मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एंड यू कैनॉट किल और मिसट्रीट इनेमी सोल्जर। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो है रिलेटेड सिविलियंस के साथ, सिविलियंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो जिनेवा कन्वेंशन के ये 4 इंपॉर्टेंट रूल हैं।
तो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 जो है वो पास किया गया है, और जो भी इसके कन्वेंशन में बातें कही गई है उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। तो कोई भी स्टेट जो है वो कल को ये नहीं कह सकता है कि ये हमारा दुश्मन देश का सैनिक है इसलिए हम इसको तड़पा तड़पा के मारेंगे। नहीं, हमने जिनेवा कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया है, हमने ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम इन चीज़ों को वायलेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो इन एक्ट्स को, इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे अगर लॉ बनाने की जरूरत होती है तो पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है। सो नेक्स्ट कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। जब आर्टिकल नंबर 356 डिक्लेयर कर दिया जाता है फॉर पर्टिकुलर स्टेट, और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है इस पर्टिकुलर स्टेट में फॉल हो गई है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि उस स्टेट के स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सके। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट लिस्ट मैटर पे कानून बना देती है। तो जब भी पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है तो उस कानून की वैलिडिटी क्या रहती है? क्या 6 महीने बाद वो खत्म हो जाता है या फिर प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के साथ ही वो कानून जो है वो खत्म हो जाता है? तो जी नहीं, पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट रूल के दौरान किसी स्टेट मैटर पे अगर लॉ बनाया है तो वो लॉ उस पर्टिकुलर स्टेट में कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाए। ठीक है, ये रूल कब तक चलेगा? जब तक स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उस रूल को, उस लॉ को कैंसिल करने के लिए रेजुलेशन ना पास करे स्टेट में, या फिर जब तक स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उस पर्टिकुलर कानून के अंदर बदलाव लाके नया कानून पास ना करे, तब तक वो कानून जो है वो वैलिड रहेगा, वही लॉ जो है वो चलता रहेगा उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। व्हाट यू have to remember that a law made by the parliament on a state list subject during president's rule continue even after president rule ceases and remains operative until altered or repealed or amended by the state legislature. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So now we will be talking about center's control over state legislation. कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को कंट्रोल करके रखती है, और 3 कंडीशंस हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने पावर को यूज करते हुए स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल बना के रखती है। पहला है बाय रिजर्वेशन ऑफ बिल। जो गवर्नर होते हैं वो रिजर्व कर सकते हैं सर्टेन स्टेट बिल्स को फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, और प्रेसिडेंट जो है उनके पास ये जब बिल भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो एब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करते हैं ओवर सच बिल्स। तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद रखना है। तो जब भी कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है तो वो जाता है गवर्नर के पास, और गवर्नर अगर एसेंट दे देते हैं तो वो लॉ जो है बन जाता है, स्टेट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। बट जब भी कोई बिल पास होके स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं कि वो अपना एसेंट दे दें, यानी अपना सिग्नेचर जो है कर दें और वो बिल जो है वो एक्ट बन जाए। दूसरा, वो एसेंट जो है न दें, यानी वो खुद उस बिल को रोक दें। और थर्ड कंडीशन हो जाता है जब वो बिल को रोकते हैं फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, यानी रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो गवर्नर जो है किस कंडीशन में प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करते हैं? तो जब भी गवर्नर को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट को इफेक्ट कर सकता है ये पर्टिकुलर लॉ, तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस पर्टिकुलर बिल को रिजर्व कर सकते हैं। अगर गवर्नर को लगता है कि कन्फ्लिक्ट जो है हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लॉ, तो अगेन गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किया गया है उसे रोक सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू अगर लगता है गवर्नर को तो भी गवर्नर जो है उस बिल को रोक सकते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर अगर इन्वॉल्व है तो भी गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रोक सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है एब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करते हैं उन बिल्स के ऊपर जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है बाय गवर्नर। सेकेंड कंडीशन क्या है? प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसको स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है।
तो ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होगा, आप सोच के देखिए। ऐसा सिचुएशन तब क्रिएट होगा जब वो पर्टिकुलर बिल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी, यूनियन इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बिल जो नेशनल सिक्योरिटी, यूनियन इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, डिफेंस लैंड, मिलिट्री जोन्स, इन सब से रिलेटेड होगा और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो बिल पेश करना चाहेगी स्टेट लेजिस्लेचर में तो पहले उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो एग्जांपल्स क्या है? बिल्स रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कोई भी बिल जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहा है, ऐसा बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर को पेश करना है तो इस पे सबसे पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। Then, state laws relating to acquisition of property affects union interest such as defense establishment or central government property, then presidential involvement may be necessary or may become necessary. मतलब क्या है कि कोई एरिया है, कोई प्रॉपर्टी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग कर रही है, या फिर डिफेंस लैंड है और उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, या फिर उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने अंडर में लेना चाहती है। तो ऐसा कोई बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लाना चाहता है तो पहले उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट अगर कहते हैं कि हाँ तुम आगे बढ़ो बट ये बातें जो है ध्यान रखो, गाइडेंस अगर दे दी जाती है तो उसी हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, परमिशन अगर डिनाई कर दी गई तो वहां पे वो बिल जो है वो पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि जब भी आप मनी बिल पास कर रहे हो, फाइनेंशियल बिल पास कर रहे हो, तो उसको आप प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखोगे। आप उसको जो है गवर्नर से साइन करवा के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और बेसिकली ये कौन रिजर्व करता है? गवर्नर ही रिजर्व करते हैं। तो गवर्नर जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मनी बिल एंड फाइनेंस बिल को रिजर्व करते हैं और प्रेसिडेंट के सहमति के बाद ही इन बिल्स को फिर इफेक्ट में लाया जाता है, अदरवाइज उसे रोक दिया जाता है बिकॉज फाइनेंशियल इमरजेंसी उस समय डिक्लेयर की गई है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स को कंट्रोल करके रखती है, जो कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए जरूरी हो जाता है बिकॉज अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाती है कि इस देश को, स्टेट्स को सही से रखना है। ठीक है, सो अभी हमने देखा कि फेडरल सुप्रीमेसी जो है वो साफ हमें देखने को मिली अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें। तो सरकारिया कमीशन जो है उसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा रिगार्डिंग फेडरल सुप्रीमेसी? ये सरकारिया कमीशन क्या है? तो सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के ऊपर एक कमीशन जो है बनाया गया कि ये कैसा चल रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का कैसा है और आगे कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर आप रिपोर्ट जो है सबमिट करें। तो सरकारिया कमीशन जो है 1983 में बनाया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट जो है 1988 में सबमिट किया। ये जो कमीशंस हैं, इनफैक्ट सेंटर स्टेट से रिलेटेड जितने भी कमीशंस हैं उनको बहुत ही डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में हम देख रहे हैं बिकॉज अभी हमने फेडरल सुप्रीमेसी का टॉपिक जो है खत्म किया। तो फेडरल सुप्रीमेसी के रिस्पेक्ट में सरकारिया कमीशन ने क्या कहा उसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, सरकारिया कमीशन जो है उसके हेड कौन थे चेयरमैन? तो RS सरकारिया। ठीक है, इसलिए इसे सरकारिया कमीशन कहा जाता है। ठीक, तो सरकारिया कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि फेडरल सुप्रीमेसी जो है वो जरूरी है बिकॉज फेडरल सुप्रीमेसी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावरफुल रहना जो है जरूरी है, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल रहती है तो जो भी निरर्थक चीज़ें क्रिएट होती है, यूजलेस चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती है, उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। दैट मीन्स फेडरल सुप्रीमेसी जो है वो हेल्प करता है टू अवॉइड एब्सर्डिटी। ओके, एंड फेडरल सुप्रीमेसी जो है वो हेल्प करता है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और इंश्योर करता है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में हार्मनी जो है वो बन के रहे, ताकि एक प्रॉपर वे में डेवलपमेंट जो है देश का हो सके। एंड सरकारिया कमीशन ने कहा दैट इट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम।
सो इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है? इंडिस्पेंसिबल का मतलब है एब्सोल्युटली नेसेसरी। यानी सरकारिया कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा दैट इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट फेडरल सुप्रीमेसी शुड बी देयर फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है उसको हम समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।